नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। आज की बड़ी खबर जापान के यामानाशी प्रांत से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां लगभग 25 करोड़ लोग निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रकृति की विशेष कृपा जापान के यामानाशी प्रांत पर है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश भी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। और मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों छुई है और पिछले 9 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ी है। उन्होंने जापानी उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और निवेश अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहा है। भारत और जापान के बीच मजबूत होते आर्थिक संबंधों के बीच मुख्यमंत्री का यह दौरा निवेश और औद्योगिक सहयोग के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यामानाशी प्रांत के हमारे सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उद्योग मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, जापान में भारत की राजदूत सुश्री नगमा मलिक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी भारतीय समुदाय से जुड़े हुए हमारे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले यामानाशी केन के माननीय राज्यपाल और उनकी पूरी टीम के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने मुझे और मेरे सभी सहयोगियों को यामानाशी प्रांत को नजदीक से देखने, जानने और संवाद करने का अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जैसे प्रकृति की अत्यंत कृपा जापान के यामानाशी प्रांत पर है, इसी प्रकार की असीम कृपा प्रकृति की उत्तर प्रदेश पर भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, भारत का सर्वाधिक जल संसाधन, भारत की सबसे बड़ी आबादी और अगर कहें तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। इन सभी सुविधाओं से संपन्न होने का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने अपनी उत्तर प्रदेश की नीतियों को रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बनाया है और उसके परिणाम
हम सबके सामने है कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में, वहां की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। आज प्रत्येक क्षेत्र में एक सही दिशा में भारत की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन जितना बड़ा राज्य है, जितनी संभावनाएं हैं, उतनी ही चुनौतियां भी सामने आती हैं। और आज की बड़ी खबर इजराइल की राजधानी जेरूसलम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित किया। अपने भावुक संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ, उसी दिन जब भारत ने आधिकारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी थी। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर को हमस के आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत हर उस परिवार के दुख में शामिल है जिसकी दुनिया इस हमले में तबाह हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत इस कठिन समय में इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है और आगे भी पूरा समर्थन देता रहेगा। भारत और इजराइल के मजबूत होते राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के बीच प्रधानमंत्री का यह संदेश वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to our land to which I've always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment. हिमाचल प्रदेश के मंडी से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने दिल्ली में हुए एक विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका आरोप है कि इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि देवभूमि हिमाचल को अपराधियों की शरण स्थली नहीं बनाने देना चाहिए और इस पूरे प्रकरण पर सरकार को शर्म आनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि देश के खिलाफ इस तरह का विरोध देशद्रोह की श्रेणी में आता है। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से अभी तक औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की काम करने की प्रणाली। एक बहुत इंटरनेशनल लेवल का एआई समिट दिल्ली में जो आयोजित हुआ, जिसमें यूथ कांग्रेस के नेताओं ने वहां कपड़े उतार करके जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी किया वो राहुल गांधी के इशारे पर, प्रियंका गांधी के इशारे पर किया गया। और दूसरे हमारे लिए और भी पीड़ा का विषय है कि इस सारी घटना को अंजाम देने के लिए दिल्ली स्थित हिमाचल सदन का, हिमाचल भवन का भी इस्तेमाल हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वहां दिल्ली में पुलिस ने रेड किया हिमाचल सदन में, मुख्यमंत्री भी वहां पर थे और एक कमरे में मुख्यमंत्री ठहरे हैं, दूसरे कमरे में वो साजिश करने वाले, देश के खिलाफ साजिश करने वाले, उनको वहां पर कमरा दिया हुआ है, उनको संरक्षण दिया हुआ है। और बात वहीं तक नहीं रही। आज दिल्ली पुलिस रोहडू से 3 लोगों को, जो शायद हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भी नहीं है, लेकिन उस एआई समिट में हुड़दंग करने वाले वो भी थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए रोहडू पहुंची। रोहडू से गिरफ्तार करके उनको जब दिल्ली ले जा रहे थे तो धर्मपुर के पास हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने रास्ता रोक करके दिल्ली के 20 के लगभग जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आए थे, उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, जो दोषी हैं, उनको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद शिमला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने वहां पर पेश किया गया। लेकिन जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कहा कि कारण बताओ, वजह तो बताओ, किस कारण से गिरफ्तार किए, और खासतौर से जब इंटर स्टेट ऑपरेशन जब इस प्रकार के होते हैं तो लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको कोऑपरेट करना। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि शिमला पुलिस, हिमाचल पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए आमदा हुई पड़ी है। मैं सारी घटना की निंदा करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, इस देवभूमि को देवभूमि रहने दीजिए। इस देवभूमि को ऐसे अपराधियों की शरण स्थली मत बनाइए। शर्म आनी चाहिए सारी घटना को लेकर के, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान ऊंचा, भारत का प्रतिनिधि वहां पर ऐसे समिट में कहीं जाता नहीं था, लेकिन भारत के अंदर इस तरह बड़ा आयोजन करना, जहां अनेकों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, मंत्री आए थे, बहुत सारे जो है एआई से जुड़े हुए वो साइंटिस्ट वहां पर उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में इस प्रकार से देश के विरोध में प्रदर्शन करना, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और हिमाचल की पुलिस को भी मैं साफ कहना चाह रहा हूं कि मत बनिए कठपुतली, कानून के मुताबिक चलिए और अनावश्यक रूप से इस तरह से हिमाचल की फजीयत मत करिए। देखिए, इसमें सारी चीज को लेकर के बड़ा स्पष्ट है, लॉ उसमें बना हुआ है। जब इंटरस्टेट इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो दोनों पुलिस का कोऑर्डिनेशन उसमें होता है और लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको गाइड करना, उनको जो भी फैसिलिटी जो है वो करना, प्रोवाइड करना, तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की और वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और यहाँ हैरानी हो रही है इस बात को लेकर के कि लोकल पुलिस, हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है बाधा बन करके उनको जो है रोकने की कोशिश की है, और उल्टा दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है उनको वहाँ पर रोक करके उनको डिटेन किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक जो हमको जो जानकारी मिली है कि इसमें मुख्यमंत्री के इशारे पर एक कांग्रेस पार्टी का एक नेता, चुना हुआ प्रतिनिधि है, अपनी गाड़ी में ले करके इन दोषियों को, अपराधियों को देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पहुंचाने में मदद किए हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी खातिर कर रही थी उनकी, और पूरी खातिर के साथ साथ में उनकी पूरी मदद कर रही थी। ऐसे में जो भी कार्रवाई बनती है ऐसे लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने साजिश में हिस्सा लिया, साजिश में हिस्सा लेने के साथ उनमें सहयोग किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 वर्ष पहले दिल्ली की जनता ने यह तय किया था कि उससे विज्ञापन नहीं बल्कि वास्तविक काम चाहिए। मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में बिजली व्यवस्था को नज़रअंदाज किया गया और उससे
भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया। आशीष सत ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली का पावर सेक्टर देश में लीड करेगा। इसी दिशा में 437 करोड़ रुपए की योजना के तहत पूरी दिल्ली में ओवरहेड वायरिंग को अंडरग्राउंड किया जा रहा है और सरकार का दावा है कि इस परियोजना से न केवल बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित और स्थिर होगी, बल्कि बारिश और तूफान के दौरान होने वाली दिक्कतों में भी कमी आएगी। अब देखना होगा कि इस योजना का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है। केवल परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास का अवसर नहीं है, यह वो विश्वास का उत्सव है जो दिल्ली की जनता ने 1 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जताया था। यह 1 वर्ष का कार्यकाल नई दिशा देने का कार्यकाल है। दिस इज द era of redefining the governance, and I will, in the next few lines, I will prove how we have redefined the governance. 1 वर्ष पहले दिल्ली ने यह तय किया था, उसे विज्ञापन नहीं वास्तविक काम चाहिए, उसे घोषणाएं नहीं पिछले 11 वर्ष में बिजली की व्यवस्था को जिस प्रकार से नजरअंदाज किया गया और उसे भविष्य के लिए तैयार नहीं किया गया, कोई भी बड़ा ट्रांसमिशन ऑगमेंटेशन विजन नहीं था, कोई ग्रिड स्केल स्टोरेज स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई स्ट्रक्चरल मॉडर्नाइजेशन नहीं था। पावर सेक्टर को केवल और केवल राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनाया गया, उसे टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस का मॉडल नहीं बनने दिया गया। हमने आते ही यह तय किया कि दिल्ली के पावर सेक्टर केवल सरवाइव नहीं करेगा, यह लीड करेगा। और आज ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी उपस्थिति में तथ्य के साथ बताना चाहता हूं। पूरी दिल्ली में 436 करोड़ रुपए की योजना के अंतर्गत ओवरहेड वायरिंग को अंडरग्राउंड किया जा रहा है और उसमें 26 ऐतिहासिक सड़कें चांदनी चौक की है, जिनमें 52.5 किलोमीटर ओवरहेड नेटवर्क को भूमिगत किया जाएगा। खंभे हटाकर 500 से ज्यादा डब्बा बंद फीडर पिलर्स को वहां लगाया जाएगा, जिससे नेटवर्क की सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिसिलियंस, आग का खतरा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, विजुअल क्लटर, यह सब ओल्ड दिल्ली का, वॉल्ड सिटी की नियति बन गया था। मगर 2025 फरवरी में दिल्ली ने तय किया कि इसकी नियति को बदलना है और मोदी जी ने इस काम के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की भागदौड़ दी। अंडरग्राउंड केबल्स, फीडर पिलर्स, डेकोरेटिव स्ट्रीट पोल्स, डिजिटल ट्विन का इंटीग्रेशन के साथ चांदनी चौक अब सुरक्षित, विश्वसनीय और हेरिटेज सेंसिटिव पावर जोन बनेगा। यह केवल वायरिंग का काम नहीं है, माइंड माई वर्ड्स, ये केवल वायरिंग का काम नहीं है, ये अर्बन डिग्निटी की बहाली है। जनकपुरी में भी डिजिटल ट्विन का उद्घाटन किया गया। डिजिटल ट्विन का अर्थ है रियल टाइम डिजिटल रेप्लिका ऑफ द ग्रिड, फॉल्ट प्रेडिक्शन, लोड एनालिसिस, रिमोट मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यह सब अब बिहार के अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रांतिकारी नेता विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा कि वीर सावरकर न केवल आज़ादी की लड़ाई के एक बेमिसाल योद्धा थे, बल्कि एक निडर देशभक्त और प्रभावशाली लेखक भी थे। उन्होंने कहा कि अपने साहित्य के माध्यम से सावरकर
ने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि छुआछूत के उन्मूलन, भाषाओं के शुद्धिकरण और राष्ट्रवाद के विचार को मजबूत करने के लिए सावरकर ने जीवन भर प्रयास किए। अपने संबोधन में अंत में अमित शाह ने कहा कि पूरे देश की ओर से वे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मित्रों, आज भारत के क्रांतिवीर वीर सावरकर जी की पुण्य तिथि है। वीर सावरकर जी न केवल आजादी के संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे, लीडर, देशभक्त, जिनकी कलम में भी बहुत बड़ी ताकत थी। गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्यों से जिन्होंने पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार जगाया और मूल तत्वों को विचार करने वाले वो नेता थे। हम सब लोग, देश के सभी लोग, सावरकर जी के पहले 1857 में जो सशस्त्र क्रांति हुई थी उसको 1857 के विप्लव के नाम से जानते थे। वीर सावरकर ने ही दृष्टिकोण बदला और उसको देखने का नजरिया बदल गया कि 1857 में विप्लव नहीं हुआ था हमारे देश के लिए, तो वो स्वातंत्र संग्राम था। ये दृष्टिकोण से ही पूरे देश का गुलामी को तोड़कर फेंक देने का जज्बा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए होमबिल टीवी भारत के साथ।